सुबह सवेरे दिन में सूरज सुख सबको दे जाता है, सिखलाता है जग में यह सबको, फिर गया समय न आता है। चींची करती चिड़िया उड़ती सबको यही सिखाती है, शुरू करो नया दौड़ अब मंजिल खुद चलाती है। जी हां दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधेश मिश्रा लेकर हाजिर हो गया हूं आपके सामने फिर अपने हिंदी के क्लास को। और आज हमारा जो क्लास है वो हिंदी भाषा का एक बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है संधि। जी हां दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या होती है हमारे इस चैप्टर में कि आखिरकार कोई भी शब्द हमारे सामने जब आता है तो हम उसकी संधि क्यों नहीं पहचान पाते, या जब भी हमें संधि विच्छेद करने के लिए बोला जाता है तो हम परीक्षा में उसका संधि विच्छेद क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि होता क्या है, संधि संधि वर्णों का मेल होता है। जब हम एक वर्ण को दूसरे वर्ण से मेल करते हैं तो उसके बीच में कुछ विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है और उसी विकार और परिवर्तन के कारण एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो जब वर्णों का मेल होता है, वर्ण यानी ध्वनियों का मेल होता है, और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे समझ में नहीं पाते कि भाई ये कौन सी ध्वनि किस ध्वनि से मिल रही है, कौन सा वर्ण किस वर्ण से मिल रहा है, जिससे कि निर्माण कौन से वर्ण का हो रहा है। यहां पर ये कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आता और इसी कॉन्सेप्ट को आज पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए हम लेकर आ गए हैं संधि का एक बहुत ही धमाकेदार क्लास। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर और अपने इस संधि के क्लास को देखिए पूरा, और आप अपनी पूरी समस्या जो भी संधि को लेकर होगी आज आपकी मिट जाने वाली है। तो आज शुरू करते हैं हम इस संधि के क्लास को। दोस्तों, आपको एक बेसिक ग्राउंड पहले समझा देता हूं इस संधि के बारे में। संधि होती क्या है, हमने आपको अभी बताया कि जब हम एक वर्ण को किसी दूसरे वर्ण से मेल कराते हैं, जब एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिलता है तो उसके बीच में कुछ परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है और उसी परिवर्तन और विकार के फलस्वरूप एक नए शब्द का निर्माण होता है। शब्द निर्माण की इसी विधा को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक, अब कंडीशन यह है कि जब संधि में वर्णों का मेल होता है तो कंडीशन यह है भाई कि इधर कोई भी वर्ण हो सकता है, इधर भी कोई वर्ण हो सकता है। कौन सा वर्ण किस वर्ण से मिल रहा है और बीच में कौन सा परिवर्तन आ रहा है, किस वर्ण का निर्माण हो रहा है, जिससे कि एक नए शब्द का निर्माण यहां हम कर रहे हैं। ये कौन सा वर्ण किस वर्ण से मिल रहा है, इसके आधार पर हिंदी व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं। याद रखना, भेदों से भी प्रश्न आते हैं हमारे। एक होता है हमारा स्वर संधि, एक होता है हमारा व्यंजन संधि, और तीसरा एक होता है हमारा विसर्ग संधि। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है हमारा क्या, विसर्ग संधि। तो ये तीनों संधियां होती क्या हैं, जरा इसके बारे में समझ लो। ये तीनों संधियां कहते किसको हैं? अगर मान लो कि कोई भी स्वर वर्ण किसी दूसरे स्वर वर्ण से मिलकर अपने बीच में कुछ परिवर्तन या विकार उत्पन्न करता है और इसके फलस्वरूप नए शब्द का निर्माण होता है, तो हम उसे कौन सी संधि नाम देते हैं? स्वर संधि नाम देते हैं। ठीक, और व्यंजन संधि क्या होती है? जब किसी स्वर वर्ण का मेल व्यंजन से
या फिर व्यंजन वर्ण का मेल स्वर से, और या फिर जो है व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से ही अगर होता है तो उसे हम कौन सा नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं व्यंजन संधि। यानी एक कॉन्सेप्ट जरा पकड़ना व्यंजन संधि का, कि अगर ये कॉम्बिनेशन आप देखोगे कि स्वर वर्ण का मेल या तो व्यंजन से, व्यंजन वर्ण का मेल या तो स्वर से, या फिर व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन से, यानी एक तरफ व्यंजन होना लाजमी है, एक तरफ व्यंजन हो या फिर दोनों तरफ व्यंजन हो। जब व्यंजन का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उसे हम कौन सी संधि नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं व्यंजन संधि। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं, तीसरा नाम हमारे पास है विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि क्या होती है? वर्णमाला वाले चैप्टर में मैंने आपको अयोगवाह पढ़ाया था, और अयोगवाह में मैंने आपको बताया था कि ये जो अह होता है ये विसर्ग होता है। विसर्ग का ये चिन्ह है, अगर किसी भी वर्ण में विसर्ग का चिन्ह लगा हो और उस विसर्ग के चिन्ह का मेल या तो किसी स्वर वर्ण से हो जाए या तो किसी व्यंजन वर्ण से हो जाए, ठीक, दोनों में से किसी से भी अगर होता है किसका मेल? विसर्ग के चिन्ह का मेल, तो हम उसे नाम देते हैं कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो ये तो तीन प्रकार की संधियां होती हैं हमारी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो तीनों संधियां हैं इसके अंदर जो है बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है, जिन नियमों के तहत जो है शब्दों का निर्माण हिंदी भाषा में किया जाता है। एक एक संधि को हम लोग उठाएंगे और उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो शुरू करने जा रहा हूं स्वर संधि। ठीक, तो सबसे पहले बात करूंगा स्वर संधि की, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि स्वर संधि जो होती है वो कहां होती है भाई? स्वर संधि वहां होती है जहां पर स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से ही अगर कर दिया जाए तो वहां जो उनके बीच में परिवर्तन या विकार उत्पन्न होकर नए शब्द का निर्माण होगा तो हम उसे नाम देते हैं स्वर संधि। तो अब कंडीशन जरा समझो कि जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से ही होना है, यानी दोनों तरफ स्वर वर्ण ही है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं भाई? 11 होते हैं। 11 स्वरों में इधर कोई भी स्वर आ सकता है और इधर भी कोई स्वर आ सकता है, दोनों तरफ तो कोई ना कोई स्वर आ सकता है। कौन सा स्वर किस स्वर से मेल करता है और अपने बीच में वह कौन सा परिवर्तन ला रहा है, इसके आधार पर जो हमारी स्वर संधि होती है इसके 5 भेद होते हैं। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है हमारे परीक्षा में कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दिमाग में बैठाओ पहले फटक से। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन सा होता है जरा याद रखो। एक होता है हमारा दीर्घ संधि। क्या होता है? एक होती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरा होता है हमारा गुण संधि, तीसरा होता है हमारा वृद्धि संधि, चौथा होता है हमारा यण संधि, और 5वां होता है हमारा अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि।
ये 5 स्वर संधियां होती हैं जहां पर पांचों में सिर्फ स्वर वर्णों का मेल होता है दोनों तरफ। मैंने आपको बताया कि स्वर संधि में दोनों तरफ किस प्रकार के वर्णों का मेल होता है, स्वर वर्णों का मेल होता है। जाहिर सी बात है कि जब स्वर वर्णों का ही मेल होगा और स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं तो किसी साइड में किसी भी प्रकार का स्वर हमारा आ सकता है, जिसके आधार पर स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ठीक, अब एक एक संधियों पर मैं बात करूंगा आपसे कि आखिरकार वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पूरी ट्रिक से। आज अगर इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक आपने देखा तो मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूं कि संधि का कॉन्सेप्ट जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला आपको। अभी इसी वीडियो में, एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं ये दीर्घ संधि अभी कि दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जरा देखो दीर्घ संधि होती क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा समझ लो। हमने ये स्वर वर्णों को यहां पर लिख दिया, ठीक है। ये हमारे स्वर वर्ण हो गए जो हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट इसमें से कितना है और क्या है। एक बार देखोगे कभी जीवन में नहीं भूलोगे। देखो ये जो हमारे स्वर वर्ण दिख रहे हैं आपको, इन स्वर वर्णों में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि एक जैसे दिखने वाले ह्रस्व और दीर्घ स्वर का जोड़ा इन स्वरों में कहां कहां है, जो एक जैसे एक समान दिख भी रहे हों और उसमें एक जो है ह्रस्व स्वर हो और दूसरा दीर्घ स्वर हो। तो आप देखिए यहां पर एक जोड़ा तो आपको यहां दिख गया अ और आ का, ठीक, जिसमें एक ह्रस्व स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर और दोनों लगभग एक समान है। दूसरा जोड़ा आपको दिख रहा है ई, एक छोटी ई है और एक बड़ी ई है, जिसमें एक ह्रस्व है दूसरा दीर्घ है। और तीसरा जोड़ा आपको दिख गया उ, जिसमें एक ह्रस्व है दूसरा दीर्घ है और ये जोड़े लगभग एक समान दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक ह्रस्व और एक दीर्घ है। बाकी इसके आगे जितने भी स्वर हैं इसमें कोई ऐसा जोड़ा नहीं है जिसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों का जोड़ा हो। अगर ए, ऐ, ओ, औ की बात करूं तो ये एक संयुक्त स्वर होते हैं जिसमें सभी दीर्घ हैं। री जो है हमारा इकलौता ह्रस्व स्वर में आता है, ठीक। तो इधर तो कोई जोड़ा ही नहीं है। दीर्घ स्वर का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पेयर में छिपा हुआ है। अब जरा ध्यान से समझो जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। दीर्घ स्वर कहता है कि एक समान दिखने वाला ह्रस्व और दीर्घ स्वर जब आपस में मेल करे, यानी अ जो है आ से या आ जो है अ से, या फिर खुद से मेल करे, यानी अ से या आ खुद आ से मेल करता है, तो हमेशा अपने बीच बड़े स्वर यानी आ का निर्माण करेगा और किसी में नहीं जाएगा। आ से, आ अ से या अ खुद अ से या आ खुद आ से मेल करेगा तो हमेशा अपने बीच बड़े स्वर का निर्माण यानी आ का निर्माण होगा, ठीक। इसी संदर्भ में ये छोटी ई बड़ी ई से या बड़ी ई छोटी ई से या छोटी ई खुद छोटी ई से या बड़ी ई खुद बड़ी ई से मेल करेगा तो हमेशा अपने बीच बड़े स्वर का निर्माण यानी बड़ी ई का निर्माण करेगा, ठीक। इसी तरीके से इसी क्रम में जब छोटा ऊ बड़ा ऊ से, बड़ा ऊ छोटा ऊ से या छोटा ऊ खुद से या बड़ा ऊ खुद से जब मेल करता है तो अपने बीच बड़े ऊ का निर्माण करता है, किसी और में नहीं जाते। ये अपने एक समान ह्रस्व और दीर्घ से ही मेल करते हैं।
और जब मेल करते हैं तो अपने बीच के बड़े स्वर का निर्माण करते हैं। अब ये जरा सोचो, इसी कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। यानी दीर्घ स्वर में, दीर्घ जो हमारा स्वर संधि है, दीर्घ संधि, इस दीर्घ संधि में कौन से स्वर का निर्माण होता है? सिर्फ इन्हीं 3 स्वरों का निर्माण होता है, एक आ, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। ठीक, अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा इसके बाद, वो कभी भी नहीं भूलेगा कि कैसे कोई भी शब्द अगर आपकी परीक्षा के पेपर में दिया है और अगर वहां दीर्घ संधि है तो कैसे आप एक बार में पहचान लोगे कि इसमें दीर्घ संधि दी गई है। अब जरा सोचो, दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर का निर्माण है? आ का, बड़ी ई का, बड़ा ऊ का। हमें इसी चीज को याद रखना है कि दीर्घ संधि में आ बनता है, बड़ी ई बनती है और बड़ा ऊ बनता है। जैसे देखो, अगर इसी सूत्र को जो मैंने यहां लिखा, अगर इसको मैं ब्रीफ करके लिख दूं, अ का मेल अगर आ से होता है तो वहां क्या बनता है? आ बनता है। ठीक, या हमने आ का मेल जो है अ से करा दिया तो वहां क्या बनता है? वहां भी आ बनता है। ठीक, अगर हमने अ का मेल अ से ही कराया तो वहां क्या बनता है? वहां भी आ का विकार उत्पन्न होता है। अगर हमने आ का मेल आ से ही करा दिया तो वहां भी क्या होता है? वहां भी आ का ही विकार उत्पन्न होता है। यहां जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, अ और आ का। ठीक, तो अब जरा इससे समझो कि ये जो हमने विकार उत्पन्न कराया है, इस पर आपको उदाहरण से समझाता हूं। अ का मेल हमें आ से कराना है तो कैसे पहचानोगे? अगर कोई शब्द हमारे सामने हो, दीर्घ संधि दी गई हो, तो कैसे पहचानोगे? देखो, हमने एक शब्द यहां दे दिया देव। यहां देव में अ का स्वर आ रहा है, देव, और यहां एक हमने आ से शब्द दे दिया आलय। ठीक, तो अ और आ मिलकर कौन सा निर्माण किया? आ का निर्माण करेंगे। तो अब यहां व पर जो है आ के मात्रा का निर्माण हो गया और ये हो गया हमारा क्या? देवालय। ठीक, अब हमारे सामने मान लो पेपर में दे दिया कि देवालय में कौन सी संधि है। ठीक, तो अब इस शब्द के एकदम बीच में आ जाओ, एकदम बीच में आओ और देखो कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है। तो एकदम बीच में आए तो हमें क्या मिला? हमें ये आ का स्वर सिर्फ दिखाई दे रहा, व पर आ का स्वर दिखाई दे रहा है। और आ का निर्माण कहां होता है? आ का निर्माण होता है दीर्घ संधि में। ठीक, तो बड़े आराम से शब्द में पहचान जाएंगे। उसके बीच में जैसे ही आओगे आप देखोगे कि वहां कौन सा वर्ण आ रहा है। तो देवालय में बीच में आपको आ की मात्रा दिखी ना, तो आ का निर्माण कहां होता है? आ का निर्माण होता है हमारा कहां? दीर्घ संधि में होती है। ठीक, इसी तरीके से आ जाओ, यहां आ को अ से मिलाना है हमें। आ को अगर हमने अ से मिलाया, यहां हमने आज से एक मान लो शब्द दे दिया विद्या। अब विद्या में आ की मात्रा है। ठीक, और आगे हमें अ से एक शब्द देना है, तो मान लो हमने एक शब्द दे दिया अर्थी। ठीक, तो अ यहां पर आ और अ मिलकर क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। तो आ बनाएगा तो यहां आ का निर्माण होगा। आ यहां पहले से ही है तो शब्द क्या बन गया? विद्यार्थी। अब पेपर में हमको डायरेक्ट पूछ लिया कि विद्यार्थी में कौन सा स्वर संधि है या कौन सी संधि है, बताओ जरा। हम इस शब्द के एकदम बीच में आ गए, एकदम बीच में आ गए, तो बताओ यहां कौन सा स्वर दिख रहा है? सिर्फ आपको विद्यार्थी में यहां आ का स्वर दिख रहा है। और आ का निर्माण कहां होता है, यह बात हमें याद पहले से होना चाहिए इस सूत्र से कि आ का निर्माण दीर्घ संधि में होती है। इसी तरीके से अ को अ से अगर मिलाना है तो हमने एक शब्द दे दिया, मान लो देव, अ आया, और अ से ही हमने एक शब्द दे दिया अर्थी। तो अ का मेल अ से भी अगर होता है तो क्या बनता है? आ बनता है। यहां आ का निर्माण दिख रहा है आपको, तो इस व पर अब आ की मात्रा हो जाएगी और यह शब्द बन जाएगा हमारा क्या? देवार्थी। ठीक,
अब देवार्थी शब्द जब बन गया तो हमसे पूछा कि बताओ भाई देवार्थी में कौन सी संधि है, तो शब्द के एकदम बीच में आ जाओ, देख लो कौन सा स्वर दिख रहा है, सिर्फ आ दिख रहा है। यहां पर देखो, वहां पर आ की मात्रा केवल दिख रही है, और आ का निर्माण भी कहां होता है हमारा भाई, दीर्घ संधि में होती है। अगला आ का निर्माण देख लेते हैं हम। आ को आ से मिलाना है, हमने आ से एक शब्द दे दिया विद्या, ठीक, और आ से ही हमने एक शब्द दे दिया आलय, ठीक। तो यहां पर शब्द क्या आ गया, विद्यालय। अब अगर पूछ दिया कि विद्यालय में कौन सी संधि है बताओ, तो शब्द के बीच में एकदम आ जाओ, जो ट्रिक हमने आपको बताया, एकदम बीच में आओ, और बीच में आने पर आपको कौन सा स्वर दिख रहा है, आ ही तो दिख रहा है। तो आ का निर्माण कहां होता है, आ का निर्माण होता है कहां, दीर्घ संधि में। तो आ का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको समझाते हैं इस बड़ी ई का संदर्भ, कि छोटी ई बड़ी ई से मिलता है या बड़ी ई छोटी ई से मिलता है, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है। मान लो कि छोटी ई बड़ी ई से जब मिला तो क्या निर्माण कर रहा है, बड़ी ई का निर्माण कर रहा है, ठीक। या फिर जो है जब बड़ी ई छोटी ई से मिलता है तो वहां क्या निर्माण होता है, वहां भी बड़ी ई का निर्माण होता है। या फिर जो है मान लो कि छोटी ई से मिले तो वहां भी क्या होता है, वहां भी बड़ी ई का निर्माण होता है। या फिर जो है अगर मैं कहूं कि बड़ी ई जब बड़ी ई से मिलता है तो क्या निर्माण होता है, वहां भी बड़ी ई का निर्माण होता है। तो बड़ी ई का निर्माण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो यहां पर हमने आपको समझाया, यहां पर हमने ब्रीफ कर दिया। अब जरा इसको उदाहरण से समझ लो तो क्या कॉन्सेप्ट होता है। छोटी ई को बड़ी ई से मिलाना है और निर्माण होगा कौन, बड़ी ई का। तो कैसे आप पहचानोगे कि भाई दीर्घ संधि में बड़ी ई बन रहा है। यहां पर देखो, छोटी ई से हमने एक शब्द दे दिया, मान लो रवि, एक शब्द हमने क्या दे दिया, रवि दे दिया, और हमने जो है बड़ी ई से एक शब्द दे दिया यहां पर क्या, ईस। बात समझ में आए, एक हमने दे दिया छोटी ई से रवि और बड़ी ई से यहां हमने दे दिया ईस। तो जैसे ही छोटी ई बड़ी ई से मिला तुरंत वहां निर्माण क्या होगा, बड़ी ई का। तो वह पर जो छोटी ई की मात्रा लगी थी, अब उसी वह पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और यह शब्द बन जाएगा हमारा क्या, रवीश। बात समझ में आए। तो अब देखो जरा, जैसे मान लो पेपर में पूछ दिया कि भाई रवीश में कौन सी संधि है बताओ, तो इस शब्द के एकदम बीच में आ जाओ। हम बीच में जैसे ही आए तो हमें बीच में कौन सा स्वर दिख रहा है, हमें बीच में तो ये बड़ी ई ही तो दिख रहा है, वहां पर बड़ी ई। और बड़ी ई का निर्माण कहां होता है, बड़ी ई का निर्माण होता है दीर्घ संधि में, ठीक। इसी तरीके से देखो, यहां पर बड़ी ई को छोटी ई से मिलाना है। मान लो हमने यहां पर बड़ी ई को छोटी ई से मिला लिया, इसको जरा मिटा देता हूं भाई, ये इसी में मिल गया, जरा तो आप समझ नहीं पाओगे। हमने यहां पर बड़ी ई को छोटी ई से मिला दिया, तो बड़ी ई को छोटी ई से जब मिलाओगे तो निर्माण क्या होगा, जरा बताना। तो निर्माण तो बड़ी ई का ही होगा, तो यहां बड़ी ई का निर्माण हुआ। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। बड़ी ई से एक हमने शब्द दे दिया नदी, बड़ी ई से हमने शब्द क्या दे दिया, नदी। नदी में द पर बड़ी ई है, और छोटी ई से हमने एक शब्द दे दिया यहां पर इंद्र, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, बड़ी ई छोटी ई से मिल रहा है ना, तो किसका निर्माण होना है, बड़ी ई का निर्माण होना है। तो नदींद्र हो गया, ये क्या हो गया, नदींद्र। अब पूछ लिया नदींद्र में कौन सी संधि है बता दो, तो सीधा बीच में ना आ जाओ भाई, बीच में एकदम आ जाओ। ऐसा ट्रिक तो कहीं देखा भी नहीं होगा, ना सुना होगा। एकदम बीच में आ गए, और बीच में आते ही हमें क्या दिखा, हमें दिखा बड़ी का निर्माण दिखाई दे रहा है भाई। और बड़ी का निर्माण भी कहां होता है भाई, दीर्घ संधि में होती है, यहां पहले ही बता दिया गया। इसी तरीके से मान लो छोटी ई का मेल छोटी ई से ही अगर हो जाए तो वहां भी तो बड़ी ही बनेगा। तो छोटी ई से एक शब्द हमने मान लो दे दिया रवि, छोटी ई से दे दिया, और यहां पर छोटी ई से ही एक शब्द दे दिया हमने क्या, इंद्र, ठीक।
तो छोटी और छोटी मिला तो क्या हो गया, वहां पर छोटी की मात्रा है, यहां भी छोटी है, तो मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी बनाएगा। तो वहां पर जो अभी छोटी की मात्रा लगी थी, अब उसी वहां पर बड़ी की मात्रा लग गई, और यह शब्द हो गया हमारा क्या, नदींद्र, सॉरी रविंद्र। ठीक है ना। अब इस रविंद्र में जरा देखो, एकदम बीच में आओ, बीच में आए तो हमें कौन सा स्वर दिखाई दिया, केवल हमें बड़ी ई का निर्माण ही दिख रहा है, और बड़ी ई का निर्माण दीर्घ संधि में होती है। इसी तरीके से अगर बड़ी ई को मेल करा दे हम बड़ी ई से, तब भी तो बड़ी ही बनेगा। ठीक, तो बड़ी ई बनेगा। तो अब जरा हम उदाहरण से देखते हैं इसको कि बड़ी ई का निर्माण होता है तो कॉन्सेप्ट क्या होती है। जैसे मान लो हमने एक शब्द दे दिया नदी, बड़ी है इसमें भी, ठीक, और आगे हमने एक शब्द बड़ी से दे दिया ईस। ठीक, तो शब्द क्या बन गया, नदीस। बड़ी का निर्माण होगा वहां पर भी, नदीस बन गया। तो देखो जरा बीच में आ जाओ एकदम, और बीच में आए तो हमें कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, बड़ी ई ही तो दिख रहा है। तो बड़ी का निर्माण भी कहां होता है, हमारे दीर्घ संधि में होता है। शब्द के एकदम बीच में आओगे और कौन सा स्वर बन रहा है इसको पहचान लोगे, और ये कॉन्सेप्ट याद होगा कि दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर का निर्माण होता है। आ का निर्माण समझा दिया आपको, बड़ी ई का निर्माण समझा दिया। अब हमें समझना है बड़ा ऊ का निर्माण, कि कब बड़ा ऊ का निर्माण होता है तो हमारी दीर्घ संधि होती है। मान लो कि हमने छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से कराया, तो क्या बनने वाला है, बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ बनेगा तो कॉन्सेप्ट क्या होगा जरा समझना। यहां पर हमने मान लो छोटा ऊ से एक शब्द दे दिया लघु, एक शब्द क्या दे दिया, लघु दे दिया, और उसके बाद हमने बड़ा ऊ से एक शब्द दे दिया मान लो ऊष्मा। ठीक, तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना जरा। यहां पर घ पर छोटा ऊ है और आगे वर्ण है हमारा बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ जब बड़ा ऊ से मिलेगा तो निर्माण क्या कराएगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा। तो जो घ पे छोटा ऊ था अब घ पर हो जाएगा बड़ा ऊ, और ये हो जाएगा हमारा क्या, लघुष्मा। तो अब अगर मान लो कि हमें दे दिया, मान लो पेपर में हमारे दे दिया कि भाई लघुष्मा में कौन सी संधि है, बताओ जरा। ठीक है ना, तो लघुष्मा में कौन सी संधि है, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो अब इसके एकदम बीच में आओ, इसके एकदम बीच में हम आए तो हमें बीच में कौन सा स्वर दिखाई दिया, हमें बीच में बड़ा ऊ ही तो दिख रहा है ना। तो बड़ा ऊ का निर्माण कहां होता है, बड़ा ऊ का निर्माण तो दीर्घ संधि में ही होती है। ठीक, अब जरा दूसरा चीज समझते हैं। मान लो कि बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो जाए, तब भी तो बड़ा ऊ बन रहा है। तो बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से कराते हैं उदाहरण में। मान लो एक शब्द हमने दे दिया वधु, यहां पर बड़ा ऊ है वधु में, और आगे हमने एक शब्द दे दिया मान लो उत्सव। ठीक, तो अब देखो बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिला तो बड़ा ऊ का निर्माण करेगा। अब यहां पर बड़ा ऊ है तो यहां शब्द बन गया वधूत्सव। क्या शब्द बन गया बच्चों, वधूत्सव। तो शब्द के एकदम बीच में जरा आ जाओ, तो अब देख लो कि शब्द के एकदम बीच में एक ही स्वर तो दिख रहा है हमें, बड़ा ऊ। ठीक, तो बड़ा ऊ का निर्माण कहां होगा, बड़ा ऊ का निर्माण हमारा होता है दीर्घ संधि में। इसी तरीके से अब हम आगे देख लेते हैं। मान लो छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से करा दो तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। मान लो हमने शब्द दे दिया लघु छोटा ऊ, और यहां छोटा ऊ से ही शब्द दे दिया उत्सव, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया लघुत्सव। समझ में आया। तो लघुत्सव बना तो बीच में क्या दिख रहा है, बड़ा ऊ ही तो दिख रहा है, आराम से पहचान जाएंगे। इसी तरीके से अगर बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से ही मिला दे, ठीक है, तो भी तो निर्माण क्या होगा, बड़ा ऊ का ही होगा। जैसे मान लो हमने शब्द दे दिया वधु, बड़ा ऊ है, और इसमें शब्द दे दिया हमने ऊष्मा, तो ये भी बड़ा ऊ है। तो आगे शब्द क्या बन गया, वधूष्मा। क्या शब्द बन गया, वधूष्मा। ठीक, तो आप बीच में देखो, बीच में कौन सा स्वर दिख रहा है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ का निर्माण भी कहां होता है, दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि में 3 स्वरों का निर्माण होता है। शब्द के अगर बीच में जाओगे तो तुरंत पहचान जाओगे कि दीर्घ संधि है कि नहीं। बस ये याद रखना जो ट्रिक आपको बताया हूं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बात समझ में आए।
तो अब ये दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं भूलेगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और नोट डाउन कर लेना जरूर, कभी नहीं भूलने वाला दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो अगर दीर्घ संधि समझ में आ गई तो आगे चलता हूं। आगे हमारे पास है दूसरा गुण संधि, इसके बारे में बात करूंगा अब। अगर दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो गुण संधि का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है। अगली संधि हम स्वर संधि में बात करेंगे। कौन सी संधि? गुण संधि। अब गुण संधि का जरा जो है ग्राफिक्स देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। यह भी स्वर संधि होती है तो जाहिर सी बात है यहां भी स्वर वर्णों का ही मेल होगा। अब ये ट्रिक पकड़ो जो मैं बता रहा हूं, हम इन सारे स्वरों को फिर लिख देते हैं। अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब देखो जो गुण संधि होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, गुण संधि क्या कहता है जरा ये समझो। अब गुण संधि कहता है कि अगर ये अ और आ, इन दोनों को याद रखो, ये दोनों हमारे वर्ण अ और आ, अगर इनका मेल कभी भी छोटी या बड़ी ई से या छोटा ऊ बड़ा ऊ से या फिर री से होता है, किससे किससे होता है? अगर अ और आ का मेल हो जाए छोटी ई बड़ी ई से, ठीक, तो जैसे ही अ और आ में से कोई भी छोटी ई या बड़ी ई से मिला तो वहां पर निर्माण होगा किसका? ए स्वर का निर्माण होगा बीच में। याद रखना कि गुण संधि में क्या बनता है? ए, ठीक है। कब बनता है? जब अ आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है। और अगर इसी अ और आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए तो वहां पर बनता है ओ स्वर का निर्माण। क्या बनता है? ओ। तो ए और ओ, ठीक। जब अ आ का मेल हमने किससे कराया? ऊ से कराया तब। और अगर इसी अ और आ का मेल री से हो जाए तो वहां पर बनता है अर। क्या बनता है? अर। तो याद रखना कि गुण संधि में किसका निर्माण होता है? शब्द के बीच में या तो ए का निर्माण होगा, शब्द के बीच में या तो ओ का निर्माण होगा, या फिर शब्द के बीच में अर का निर्माण होगा, ठीक। अब इसको हम जो है कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इनका होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर अ का मेल हो जाए छोटी ई से तो क्या बनेगा? ए, ठीक। और अगर अ का ही मेल हो जाए बड़ी ई से तो क्या बनेगा? तब भी ए बनेगा। अगर आ का निर्माण हो जाए छोटी ई से तो भी क्या बनेगा? ए। और आ का निर्माण अगर हो जाए किससे? बड़ी ई से, तब भी क्या बनेगा? ए, ठीक। तो ए का निर्माण कैसे होता है जरा ये हम उदाहरण से समझते हैं यहां पर, ठीक है। उदाहरण से समझेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ए का निर्माण कैसे हो रहा है। देखो यहां अ को ई से मिलाना है। मान लो हमने अ से एक शब्द दे दिया देव, अ आया यहां पर, व में अ का ध्वनि है देव। और यहां छोटी ई से हमने एक शब्द दे दिया, मान लो इंद्र, ठीक। तो छोटी ई से हमने दे दिया इंद्र शब्द। अ का मेल ई से जैसे ही हुआ निर्माण किसका होगा? ए का। तो जो व पे अभी कोई मात्रा नहीं था, अ की ध्वनि थी, इस व पर ए की मात्रा आ जाएगी और यह शब्द बन जाएगा क्या? देवेंद्र। शब्द क्या बन जाएगा? देवेंद्र। अब हमसे पेपर में पूछ लिया कि देवेंद्र में कौन सी संधि है जरा बताओ, तो जरा बीच में आ जाओ, शब्द के एकदम बीच में आओ और देखो कि कौन सा स्वर बन रहा है। तो जैसे ही बीच में आओगे ऊपर देखोगे ए के मात्रा का स्वर ही दिखाई दे रहा है केवल बीच में, और कोई भी स्वर नहीं दिखाई दे रहा। तो ए का निर्माण कहां होता है भाई? गुण संधि में होती है। इसी तरीके से अ और बड़ी ई को हमने मिलाया, अ से एक शब्द हमने दे दिया तप, और यहां पर बड़ी ई से हमने शब्द दे दिया ईस, ठीक है। तो शब्द क्या बन गया?
तपेश, क्या बन गया? तपेश। तो शब्द के एकदम बीच में आ जाओ, शब्द के एकदम बीच में हम आए तो हमें प पर ऊपर एक ही मात्रा ही तो दिख रही है, ठीक। इसी तरीके से आ और छोटी ई को मिलाते हैं, हमने आ से एक शब्द दे दिया महा, ठीक, और छोटी ई से शब्द हमने दे दिया यहां क्या? इंद्र। तो देखो आ और छोटी ई मिला तो क्या बनेगा? ए ही बनेगा हर जगह। तो यहां ह पर जो आ की मात्रा थी, अब इस ह पर ए की मात्रा बन जाएगी और यह शब्द बन जाएगा हमारा क्या? महेंद्र। तो महेंद्र, जरा देखो इस शब्द के भी बीच में अगर आओगे तो क्या दिखेगा? हमें सिर्फ ह पर ए की मात्रा ही तो दिख रही है बीच में, आराम से पकड़ में आ जाएगा, गुण संधि है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। उसके बाद आ को बड़ी ई से मिलाना है, हमने आ से एक शब्द दे दिया महा और बड़ी ई से हमने शब्द दे दिया ईस। तो आ का मेल बड़ी ई से जैसे ही हुआ ए का निर्माण होगा वहां पर, तो ह पर जो आ की मात्रा थी अभी उस ह पर जो है वो ए की मात्रा आ जाएगी और ये शब्द हो जाएगा हमारा क्या? महेश। अब इस महेश में जरा देखो, बीच में जैसे ही आओगे तो ह के ऊपर हमें कौन सी मात्रा दिख रही है? ए की मात्रा दिख रही है और ए का निर्माण होता है गुण संधि में, ठीक। तो ए का निर्माण तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ओ का निर्माण कैसे होता है। आ का मेल जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ से हो जाए, यानी कि जैसे ही अ का मेल हमने करा दिया किससे? छोटा ऊ से कराया, तो ओ का निर्माण होगा। अगर मान लो कि हमने अ का मेल बड़ा ऊ से करा दिया, तब भी हमारा क्या होगा? ओ का निर्माण होगा। अगर जो है हमने आ का मेल जो है वो छोटा ऊ से करा दिया, तब भी क्या होगा? ओ का निर्माण होगा। और अगर हमने आ का मेल जो है बड़ा ऊ से करा दिया, तब भी क्या होगा? ओ का मेल होगा, ओ का निर्माण होगा। यानी आ का मेल छोटा ऊ और बड़ा ऊ से जब भी होता है तो वहां पर क्या निर्माण होगा? ओ का निर्माण होगा, ठीक। अब इसको जरा उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जरा देखो, अ का मेल हमें ऊ से कराना है, छोटा ऊ से। हमने अ से एक शब्द दे दिया देव, अ का ध्वनि है व में, और यहां छोटा ऊ से हमने शब्द दे दिया क्या? उत्सव, ठीक। तो जैसे ही अ छोटा ऊ से मिला, निर्माण क्या होना है? ओ का। तो जो व पर अभी अ की ध्वनि है, इस व पर जो है ओ की ध्वनि आ जाएगी और ये शब्द बन जाएगा क्या? देवोत्सव। क्या बन जाएगा? देवोत्सव। तो आप क्या देख रहे हो? जैसे शब्द दे दिया कि देवोत्सव में कौन सी संधि है बताओ, तो जरा देवोत्सव के बीच में आ जाओ फटाक से। यहां बीच में आ गए तो हमें कौन सा स्वर दिख रहा है? इस व पर जो है हमें ओ का ही तो स्वर दिख रहा है यहां पर। तो जैसे ही ओ का स्वर हमें बीच में दिखाई दिया तो ओ का निर्माण कहां होता है? गुण संधि में होती है, ठीक। इसी तरीके से अ और बड़ा ऊ को मिलाना है हमें कि अ और बड़ा ऊ जब मिलेगा तो क्या चीजें होंगी। तो जरा समझ लो, यहां पर हमने अ से शब्द दे दिया देव, ठीक, और यहां बड़ा ऊ से हमने शब्द दे दिया क्या? ऊष्मा। तो जैसे ही यहां पर अ जो है बड़ा ऊ से मिला तो ओ का निर्माण होना है, तो ओ इस व पर ओ की मात्रा आ जाएगी और ये शब्द बन जाएगा हमारा क्या? देवोष्मा। तो इस देवोष्मा में अगर दे दिया तो एकदम बीच में आ जाओ, देख लो देवोष्मा में क्या दिख रहा है? यहां पर बीच में एकदम ओ की ही तो मात्रा दिख रही है। इसी तरीके से अगर जो है हम चलते हैं यहां पर आ और छोटा ऊ, आ से हमने शब्द दे दिया महा और छोटा ऊ से हमने शब्द दे दिया उत्सव, ठीक। तो जरा समझो, आ का मेल छोटा ऊ से हुआ तो ओ का निर्माण होना है। इस ह पर जो आ की मात्रा लगी है, अब इस ह पर ओ की मात्रा आ जाएगी और शब्द बन जाएगा क्या? महोत्सव। क्या शब्द बन जाएगा? महोत्सव। तो महोत्सव में भी बीच में देखो ना कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा दिख रही है। तो जाहिर सी बात है ओ का निर्माण कहां होता है? गुण संधि में होती है।
इसी तरीके से अब आगे हम देखें, यहां पर आ का मेल बड़ा ऊ से, तो आ से हमने एक शब्द दे दिया महा, और बड़ा ऊ से हमने एक शब्द दे दिया क्या, ऊष्मा। ठीक, तो जैसे ही बड़ा, यहां आ की मात्रा बड़ा ऊ से मिला, ओ का निर्माण होना है, तो ह पर ओ की मात्रा आ जाएगी और यह शब्द बन जाएगा हमारा क्या, महोष्मा। ठीक, तो यहां बीच में कौन सी मात्रा दिख रही है, ह पर ओ की ही तो मात्रा दिख रही है। आराम से पहचान में आ जाएगा कि ओ का निर्माण कहां होता है, गुण संधि में। ठीक, तो ए और ओ का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हम आपको बता रहे हैं अर का कॉन्सेप्ट है। अगर जो है अ का मेल री से हो जाए तब भी जो है क्या बनने वाला है, अर बनेगा। और अगर आ का मेल री से हो जाए तब भी क्या बनेगा, तब भी अर बनेगा। ठीक है ना। तो इस अर का निर्माण कैसे होता है जरा समझ लो। अब जैसे मान लो कि अ का मेल री से कराना है हमें, हमने यहां पर अ से एक शब्द दे दिया देव, और री से हमने एक शब्द दे दिया क्या, ऋषि। तो जरा समझो, यहां पर जैसे ही अ, देखो इस व में अ का ध्वनि है, तो देव अ री से मिला तो बनना क्या है भाई, बनना है अर। ठीक है, तो ये हो जाएगा देवर, तो ये हो जाएगा शब्द क्या हमारा, देवर्षि। क्या शब्द बन जाएगा, देवर्षि। तो जरा इसका ध्वनि पकड़ो, देवर, स के पहले क्या रहा, देवर, अर की ध्वनि आ रही, तो अर का निर्माण कहां होता है, गुण संधि में होती है। इसी तरीके से आ का मेल जब री से होगा, हमने आ से शब्द दे दिया महा और री से शब्द दे दिया हमने ऋषि। ठीक, तो ये शब्द हमारा क्या बन गया, ये बन गया शब्द हमारा महर्षि। क्या बन गया, महर्षि। तो जरा देखो महर्षि में ध्वनि पकड़ो, महर, अर की ध्वनि आ रही ना, तो अर का निर्माण कहां होता है, अर का निर्माण होता है गुण संधि में। तो गुण संधि का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ए का निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है अर का। जब अ और आ को उठा के ई से मिलाएंगे तो ए बनेगा, आ को उठा के जब ऊ से मेल होगा तो ओ बनेगा, और आ को जब हमने री से मिलाया तो अर बनेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बच्चों। तो आज के वीडियो में हमने आपको दीर्घ संधि, स्वर संधि का और गुण संधि जो बेहतरीन तरीके से समझाया, ये आपने न कहीं देखा होगा न कहीं पढ़ा होगा। अगर इंडिविजुअल क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप अपने तल्लीनता के साथ बैठे होंगे तो दावा है हमारा ये कि आपको कभी भी संधि के प्रश्न अब परीक्षा हाल में परेशान करने वाले नहीं हैं। अपने ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे तो बनारस के दुर्गा कुंड स्थल पर मां दुर्गा के चरणों में हमारा ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें बच्चे जो है तल्लीनता के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम उसी जोशो खरोश के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे जोश के साथ करिएगा, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर पसंद आएगा हमारा ये वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, इस इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम को पूरी तहे दिल से आप जो है अपना प्यार देते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए क्लासेस के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।